यस, कल अपन लोगों का 194 आय हुआ था, जहां पे अपन लोगों ने देखा था कि अगर कोई पर्सन किसी को रेंट दे रहा है तो उसको 10% या फिर 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। 10% कब था? जब आप लोग लैंड बिल्डिंग फर्नीचर दे रहे होंगे तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, या फिर 2% कब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जब प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट ये सब चीजें रहेंगी। तो ये सब चीजें अपन लोगों को कल हो गई थी, 194 आय अपन लोगों ने देखा था। डिडक्टर कौन रहता? ऑल पर्संस इंक्लूडिंग ऑडिटेड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और who is the receiver, who is the payee, any resident person उसके अंदर पे रहता है। ठीक है, अगेन अनदर सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो क्या बोला, एनी पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग देन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 194 एलए। 194 एलए अपन लोग आगे देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। Who is responsible to deduct the tax? Any person being a transferee, मतलब क्या होगा, देखो ये है ट्रांसफर, देखो ये क्या कर रहा, अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा ट्रांसफरी को। समझ में आ रहा? तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गोइंग फ्रॉम द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी। who will be paying the consideration? Consideration would be paid by the transferee। मतलब यहाँ से प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही और यहाँ से यहाँ पे क्या आ रहे, कमीशन, सॉरी कमीशन नहीं मतलब पैसे। समझ में आ रहा है क्या? कंसिडरेशन जिसको अपन लोग बोलते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल। क्या हो रहा, एक व्यक्ति है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रांसफर कर रहा शेयर। आपका माइक बंद करो, शेयर आपका माइक बंद करो। ओके, तो कौन क्या हो रहा, एक पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है। टीडीएस कौन डिडक्ट करने वाले करेगा? जो पैसे देगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। पैसे कौन देता है, ट्रांसफरर की ट्रांसफरी? ट्रांसफरी पैसे देता है। चलो, पेई कौन है? रेसिडेंट ट्रांसफरर। पेई कौन है? रेसिडेंट ट्रांसफरर। ओके, पेमेंट कवर्ड एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चालू है यहाँ पे। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इन इंडिया, सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया। चलो, तो क्या होने वाला है ट्रांसफर यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया अगर रहता है तो उसके लिए अलग सेक्शन है, अपन देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया के अलावा जो भी लैंड बचने वाला है, जो भी प्रॉपर्टी बचने वाली है, उसके लिए रहने वाला है ये सेक्शन। कंसिडरेशन इंक्लूड्स, consideration for transfer of immovable property includes all the charges of the nature of the club membership fee, car parking fee, electricity, water facility, maintenance, advance fee, any other charges of similar nature which are incidental to transfer of immovable property. जनरली ये कहाँ लगता है मालूम है कि सेक्शन, मैंने क्या करा, मैंने फ्लैट्स बना ली, मैं हर फ्लैट बेचते जा रहा लोगों को 60-60 लाख रुपए के। ठीक है, मेरे एक एक फ्लैट की कीमत कितनी है, 60-60 लाख रुपए। अब कैसा है, सामने वाले व्यक्ति मेरे को 60 लाख रुपए देने वाला है, तो 60 लाख के अंदर उसको मेरा टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सेक्शन लाया हुआ है। ये तो कैसा होता था, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत इरेगुलरिटीज थी, कैश में बहुत डीलिंग होता था, वो सब प्रॉब्लम होता था वहां पे। तो उसके लिए बहुत सारे सेक्शन आए हुए, जैसे एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का सेक्शन आया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे कि आप लोग, आपको मालूम है ना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के नीचे कोई सेल नहीं कर सकता लैंड को, बिल्डिंग को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, है ना। तो वैसे यहाँ पे एक और चीज आ गई कि अगर कोई ट्रांसफरी को 50 लाख के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता होगा तो ट्रांसफरी को 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। देखो कब नहीं डिडक्ट करना पड़ेगा, अगर कंसिडरेशन इज लेस देन 50,000। गेटिंग माय पॉइंट? इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50,000 तो ट्रांसफरी को टीडीएस डिडक्ट करना नहीं पड़ेगा। देखो ये एक और सेक्शन की खासियत क्या है, ये सेक्शन की खासियत ये है कि यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना भी है ट्रांसफरी को, लेकिन स्टिल यहाँ पे 10 नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी सब जगह 10 नंबर लेना पड़ता था, टीडीएस डिडक्ट करके टीडीएस का रिटर्न भरना पड़ता था। यहाँ पे 10 नंबर लेना नहीं पड़ता, डायरेक्टली सामने वाले के पैन के ऊपर 1% टीडीएस जमा कर देना पड़ता है। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, किसको कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन पूछो, पहले देख लो एक बार और फिर पूछो। $50 लाख के ऊपर रहा तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा। 52 लाख का समझो किसी ने फ्लैट बेचा,
तो सामने वाले को टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना? 52,000। ठीक है क्या? किसको कोई डाउट है इसमें? मैं रुके हुआ हूँ, कोई डाउट होगा तो पूछो। सर बोलो। सर वो इधर 50 लाख है क्या बोल रहे हैं? सर? 50,000 है कि 50 लाख की कंसिडरेशन? 50 लाख है ना, ये देखो ना, 50 लाख नहीं है क्या ये? 50 लाख, 50 लाख के नीचे कोई पेमेंट है तो टीडीएस नहीं काटने का है, 50 लाख के ऊपर है तो टीडीएस काटना है। ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर वो ट्रांसफर में सर फीस कैसे आ गई? मेंटेनेंस फी, कार पार्किंग फीस। मैं बिल्डर हूँ, मैंने जब फ्लैट बेचा ना तो मैंने 51 लाख का फ्लैट रखा था। 1 लाख क्लब मेंबरशिप के लिए, 2 लाख पार्किंग के लिए, 3 लाख बिजली मेंटेनेंस के लिए, ये लिया वो लिया, वो सब चीजें लिया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा जब फ्लैट बेचते तो ये सब चीजों के भी पैसे लगाते ना। क्लब की मेंबरशिप की है बोले 10 लाख की, कार पार्किंग है 5 लाख की, वाटर की फैसिलिटी है बोले 2 लाख में। ये सब अलग अलग ऐसा तोड़ तोड़ के आप लोगों को टोटल पैसे देते हैं। ये क्यों हुआ था मालूम है? कि ये क्यों इसके अंदर क्यों ये चीजें इंक्लूड करी मालूम है क्या? अगर ये नहीं रहता तो मैं क्या करता था, मेरा फ्लैट तो 20 लाख का है, लेकिन 40 लाख रुपए का मेरा क्या है मालूम है क्या? मेंबरशिप फी है बोले। हमारी सोसाइटी की मेंबरशिप फी 40 लाख रुपए की, और मेरा फ्लैट तो 20 लाख रुपए का है। फिर लोग क्या बोलते थे, 20 लाख के ऊपर तो टीडीएस नहीं है, चलो हो गया, टीडीएस काटना नहीं। लेकिन सरकार ने बोला कोई भी नाम से लो, कोई भी नाम से लो, आप कोई भी एडवांस लो, कुछ भी लो, कोई भी नाम से लो, वो सब फ्लैट के ट्रांसफर में ही वो चीजें आने वाली है। ठीक है? यस सर। एक क्वेश्चन मेरा, ठीक है? मैं एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे 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 फ्लैट डाले, यहाँ पे एक ऐसी फ्लैट, यहाँ पे एक ऐसी फ्लैट, एक मिनट रुको, यहाँ पे बहुत सारे हमने फ्लैट्स बनाए। मैं कौन हूँ? मैं हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, GPL। मैंने फ्लैट बेचे लोगों को, ठीक है। ये वाला जो हाई राइज फ्लैट है ना, ये जो हाई राइज वाला फ्लैट है ना, ये कैसा करा मालूम है? कि मैंने एक व्यक्ति को बेचा, ठीक है, ये एक मैंने व्यक्ति को बेचा, ठीक है। व्यक्ति क्या था? इंडियन व्यक्ति था, ठीक है। मैंने इसके अंदर कैसा करा? 20 लाख रुपए का उससे एडवांस दिया और 50 लाख रुपए बाद में लिए। 20 लाख और 50 लाख टोटल मैंने उससे लिए 70 लाख रुपए। बताओ टीडीएस किसके ऊपर कटेगा? 20 पे, 50 पे, 70 पे? यस जी। हाँ, 70 लाख पे। 70 पे, 70 लाख। क्योंकि टोटल 70 कंसिडरेशन लाख 70 लाख है, तो 70 लाख के ऊपर टीडीएस कटने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब दूसरा क्वेश्चन। अगर ये व्यक्ति एनआरआई रहता था, नॉन रिसाइडिंग इंडियन, इंडिया में ही नहीं है, RNOR के भी ऊपर वाला है, मतलब नॉन रेसिडेंट ही है, चलो नॉन रेसिडेंट ही है, तो बताओ कितना टीडीएस काटना पड़ता था? नॉन रेसिडेंट है तो बोलो, नॉन रेसिडेंट अगर व्यक्ति रहता था तो कितना टीडीएस उसको काटना पड़ता था? नॉन रेसिडेंट व्यक्ति को गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने फ्लैट बेचा, नॉन रेसिडेंट को कितना टैक्स काटना पड़ता था बताओ? बोलो, हाँ बोलो श्रीहरि। बोलो। सर ना, काटना ही नहीं पड़ता। बराबर है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट जो है उनको इंडिया की टैक्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। ना तो उनके पास में इंडिया का पैन कार्ड रहता, ना उनको पैन कार्ड के बारे में कुछ समझता, ठीक है, तो उनको ये टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं। पूरा टीडीएस का चैप्टर नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट्स जो कि रेगुलर रेसिडेंट्स है ROR, उनके लिए ये बोला जाता है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। हाँ, कुछ सेक्शन RNOR के लिए रह सकते हैं, लेकिन ये नॉन रेसिडेंट्स को कुछ भी लागू नहीं होता। मेरे को एक बात बताओ, अमेरिका के टैक्स लोग यहाँ पे लागू है कि इंडिया में? इंडिया के लोगों को नहीं, क्योंकि अपन लोग वहां के लिए ना हो पे, अमेरिका के लिए आप लोग नॉन रेसिडेंट्स हो गए। समझ में आ रहा है? तो अपने को जो चीज अपन ने देश की नहीं है वो अपने को लागू भी नहीं है, क्योंकि मैं उनके देश में रहता नहीं है, तो मेरे को उनकी टैक्स लॉ एप्लीकेबल भी नहीं है। हाँ बंसी, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही? नो सर, क्लियर आज नहीं क्या आ रही। प्रॉब्लम है? वो ये एक सेकंड रुको से।
एक सेकेंड, जब तक कि आप लोग नोट्स पढ़ो तो थोड़ा सा। हेलो, आवाज आ रही है अब आप लोगों को क्लियरली एकदम? यस सर। ओके, ठीक है, चलो। यस सर। ओके, चलो। इसके अंदर किसको कोई प्रॉब्लम है 194 आए में? 194 आए में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी बोलो। मेरे हिसाब से क्लियर है। 50 लाख के ऊपर अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं 1% टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है सर, हमने घर खरीदा सपोज 52 लाख रुपए का अकोला में, तो हमको भी वो जो प्रॉपर्टी ओनर का 1% टीडीएस काटना पड़ेगा कि 52,000? जी हाँ, समझ में आ रहा है कि 100% आपको भी लागू है, हर व्यक्ति को लागू है। TDS on payment of rent by certain individual HUF. Individual or HUF, other than those individual or HUF whose total sale, gross receipts or turnover from the business or profession exceeds 1 crore and 50 lakh in case of profession in the financial year immediately preceding the financial year in which such rent was credited or paid. मतलब ये किसकी बात कर रहे रे बाबा? देखो 194 आय जो सेक्शन था ना, उसके अंदर ऑडिटेड इंडिविजुअल HUF कवर किया था। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल HUF कवर किए हुए हैं वो क्या बोले जाते हैं मालूम है? नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल HUF को लिए ये सेक्शन है, जो कि रेंट दे रहे होंगे, जो कि दे रहे होंगे रेंट। समझ, रेंट दे रहे होंगे। तो देखो वैसे तो 194 आय सेक्शन है सभी लोगों के लिए, 194 आय सब लोगों के लिए सेक्शन है जो भी व्यक्ति रेंट दे रहा होगा। लेकिन 194 आय में क्या बोलते थे अपन लोग कि वो लोगों को छोड़ दो जो इनका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है, जिनका प्रोफेशन का रिसीप्ट 50 लाख के नीचे है, ऐसे लोगों को अपन लोगों ने छोड़ दिया था। फिर उनको कहां पकड़ा? उनको पकड़ा है 194 आई बी के अंदर। 194 I में those people who were left out in 194 I. Actually, they were which people? Those who were having the turnover less than 1 CR or in the profession they were having the receipts less than 50 lakh. All those people, those who were left in 194 I have been caught in 194 IB. क्या कर रहे वो लोग? क्या कर रहे वो लोग? दे आर पेइंग दी रेंट्स। समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ पे ऐसे लोग कवर्ड है जो 194 आई में कवर्ड नहीं। 194 आई में कैसा रहता था? एक रहता था पे, क्या रहता था? ऐसा पर्सन, एक कैसा रहता था पर्सन जिसकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये पर्सन की बिल्डिंग है, ये क्या करता था? रेंट पे चढ़ा देता था। किसको रेंट पे चढ़ा देता था? एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को रेंट के ऊपर चढ़ा देता था। ये व्यक्ति कौन था? एनी पर्सन। एनी पर्सन को रेंट के ऊपर एक बिल्डिंग देता था। फिर वो पर्सन, एनी पर्सन जिसको बिल्डिंग मिलती थी रेंट के अगेंस्ट, उसको क्या मिलता था? उसको वो क्या देता था? रेंट देता था। तो जो रेंट दे रहा उसको क्या करना पड़ता था? टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था। देखो टीडीएस एकदम साफ साफ है, जो पेमेंट करेगा वो टैक्स काटेगा, जो पेमेंट करेगा वो टैक्स काटेगा। अब यहाँ पे एनी पर्सन में कौन छोड़ दिए थे? इंडिविजुअल HUF जो कि 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है या फिर 50 लाख के ऊपर जिनकी प्रोफेशन में रिसिप्ट है। फिर ये किसके लिए है सर 194 IB? ये इन लोगों के लिए है जो 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर है या फिर जिनका बिजनेस में, सॉरी, प्रोफेशन में 50 लाख के नीचे रिसिप्ट है, जो कि रेंट पे कर रहे हैं। रेंट कितना पे कर रहे हैं? 50,000 रुपए पर मंथ के ऊपर, पर मंथ 50,000 के ऊपर। कितना डीडीएस काटना है? 5%। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे भी आप लोगों को 10 नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है।
मतलब सर ऐसा होगा कि अपन किसी को भी 50,000 के ऊपर अगर रेंट दे रहे पर मंथ, तो अपने को टीडीएस काटना पड़ेगा कि सामने वाले का? हाँ, टीडीएस काटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो एकदम क्लियर क्लियर बातें आ गई कि क्या हो गया था 194 I के अंदर, 194I के अंदर अदर देन 1 करोड़ और 50 लाख की वो जो नीचे वाले लोग हैं उनको छोड़ दिया था। जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है, जिनका प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख के नीचे है, उन लोगों को अपन लोगों ने छोड़ दिया था 194I के अंदर। फिर उनको कहाँ पकड़ा? हमने उनको पकड़ा 194IB के अंदर जाकर। हमने आईबी के अंदर उनको काउंट कर लिया, पकड़ लिया। फिर उसके अंदर क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है? 50,000 के ऊपर अगर आप रेंट पर मंथ दे रहे होंगे तो हर महीने आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सही, इसके अंदर ईयरली देखना पड़ता है कि मंथली देखना पड़ता? इसमें ईयरली देखना नहीं पड़ता, इसमें मंथली देखना पड़ता है। कोई मेरे को बता पाएगा लिमिट जैसे यहाँ पे है 50,000 के ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है? तो 194I में क्या लिमिट थी, कोई बता पाएगा? 194I में कितने के ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है और क्या लिमिट दी है वहां पे? बोलो, कौन पढ़ रहा रेगुलरली वो बता पाएगा? साक्षी सिसोदिया बोलो तो। ईयरली था। यस, वहां पे 2,40,000 ईयरली था, यहाँ पे 50,000 मंथली है। समझ में आ रहा है क्या? सर हमने घर लिया, कहाँ? बोले हमने घर लिया इनकम टैक्स चौक के ऊपर, उसका भाड़ा है बोले 60,000 रुपए। हम 60,000 रुपए महीना दे रहे एक जने को, तो हमको टीडीएस काटना पड़ेगा। हम तो घर के लिए कर रही है तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। ऑल इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ आर कवर्ड हियर। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बोला है कि बिजनेस पर्पस के लिए होना नहीं होना, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं बोला है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको कोई डाउट इसमें? कोई डाउट होगा तो पूछो। ये है सेक्शन 194I-B। रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पे 5%, 194I में था 10% और 2%। ठीक है, चलो यहाँ पे भी 10 नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहाँ पे। X a salaried individual pays a rent of 55,000 per month to Y, 55,000, हाँ अपनी लिमिट है 50,000, from June 2020, 2020, is he required to deduct tax at source, and if so what is when is he required to deduct tax at source and also compute the amount of tax to be deducted at source? पहली बार 5% रेट था, लेकिन 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के सारे रेट कितने हो गए थे? 75%। मतलब हो जाएगा ये 5% का 75%, 5 का 75% कितना था? 3.75। तो 55,000 का 3.75% मतलब 20,625 रुपए इंटू, सॉरी कितना आएगा देखो, 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.75%, तो इतना आ रहा है आपका 2,062 रुपए प्रति महीना आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। 10 महीने रह रहा हूँ तो 20,625। ठीक है क्या? ओके। Would your answer change if Mr. X vacated the premise on 31 December 2020? Also, what would be your answer if Mr. Y does not provide his client to X? देखो, अगर 31 दिसंबर को उसने छोड़ दिया तो कितने महीने का लगेगा? फिर आपको 7 ही महीने का टीडीएस लगेगा, क्योंकि 7 ही महीने का रेंट है। ठीक है, ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अगर सामने वाले व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता तो अपने को 20% टीडीएस काटना पड़ता है। ये कॉमन है हर जगह, कहीं भी अगर आपको पैन नंबर नहीं मिलता 20% ही रहने वाला है। सर फिर 20% भी कोरोना काल में कम कर दिया था कि नहीं? कोरोना काल में वो कम नहीं किया था। किसके भी पास में पैन नहीं है तो आपको 20% की टीडीएस काटना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझाऊंगा तो एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ो। फटाफट देख लो। सबको आरा के निकालते निकालते 55,000 का 3.75%, पैन नंबर नहीं है तो 20% काटना पड़ता कभी भी।
नीचे फिर 7 ही महीनों का करने का, ऊपर 10 महीनों का है क्योंकि मार्च तक है, बाद में दिसंबर है तो 7 ही महीने का है। यहाँ पे लिमिट पर मंथ है, पर ईयर नहीं है। एक ही सेक्शन जहाँ पे पर मंथ लिमिट है, पर ईयर नहीं है, बाकी हर जगह पर ईयर दिखेगी। ठीक है, चलो आगे। ये सेक्शन आप छोड़ सकते, 194 आईसी आप लोगों के लिए नहीं है वो। फाइनल सेक्शन है अपना 194 जे, ये मत कर लो, चालू करो। ठीक, चलो अपन ने कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप देखा, ब्रोकरेज के लिए देखा, टीडीएस इंटरेस्ट के लिए देखा, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए देखा, है ना। अपन लोगों ने एलआईसी के लिए जो कमीशन एजेंट है उनको जो कमीशन मिलता है उसके ऊपर का टीडीएस देखा, रेंट पे का टीडीएस देखा, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई 50 लाख के ऊपर पेमेंट कर रहा हूँ तो अभी उसका टीडीएस देखा 1% है। ऐसा अलग अलग देखिए। अभी लास्ट सेक्शन है आप लोगों के लिए इंटर लेवल के लिए 194 जे, जहाँ पे अब बात जो चलेंगी वो किसी प्रोफेशनल को, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई पेमेंट दे रहा है ना, डॉक्टर को कोई पेमेंट दे रहा, कंपनी सेक्रेटरी को कोई पेमेंट दे रहा, इंजीनियर को कोई पेमेंट दे रहा, या फिर कोई किताब लिख के ले रहे आप किसी से तो उसके बदले हर किताब के बदले अपन उसको रॉयल्टी दे रहे। किसी का म्यूजिक, किसी का लिटरेरी वर्क, जो भी लिटरेरी वर्क रहता है उसका इस्तेमाल करें, उसके बदले आप सामने को रॉयल्टी दे रहे होंगे, तो उसके अगेंस्ट जो अपन जो रॉयल्टी का जो पेमेंट करने वाले उसके अंदर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है। मतलब प्रोफेशनल के लिए टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, इंजीनियर्स के लिए टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, टेक्निकल सर्विसेज कोई रेंडर कर रहा है, कोई मशीन कैसे बनाने का, वो सब टेक्निकल सर्विसेज अगर आपको कोई दे रहा उसके लिए भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, रॉयल्टी के लिए है, प्रोफेशनल फीस के लिए, टेक्निकल फीस के लिए। और कैसा है कि अपन किसी को कुछ ऐसा कुछ पैसा दे रहे, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, हम तेरे को पैसा देते तू ये काम मत करे, हम करने वाले, मतलब नॉन कम्पीट फीस जिसको बोलते हैं। कैसा है कि जैसे मैं भी सीईओ हूँ, आप भी सी है, ठीक है, मैं भी एक प्रोफेशन में हूँ, आप भी एक प्रोफेशन में, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक काम करो आप यहाँ पे प्रैक्टिस मत करो, मैं आपको 50 लाख रुपए दे देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता वैसे, इसको बोलते हैं नॉन कम्पीट फीस, ठीक है क्या। तो मैंने क्या करा, मैंने राठी पेड़े वाले को क्या करा, मैंने राठी पेड़े वाले को एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अकोला का जो तेरा पूरा जो काम है ना वो सिर्फ मैं ही करूंगा, अकोला के अंदर तू 50 किलोमीटर के अंदर कहीं भी तेरी दुकान खोलेगा नहीं, इसके बदले में देखो एक हर साल 1 करोड़ रुपए की नॉन कॉम्पीट फीस पे करने वाला हूँ। समझ में आ रहा ना। तो ये पीजीपीपी में है भी, नॉन कॉम्पीट फीस आप किसी को पे कर रहे कि हम तेरी गुडविल इस्तेमाल कर रहे हैं अकोला में, तो अकोला में काम मत करना। तो ये भी क्या होगा, इसके लिए भी यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ता है। सम रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, कुछ काम नहीं करने के भी कभी कभी पैसे मिलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पीट फीस। कि अकोला के अंदर मैं ही काम करूंगा, कोई और दूसरा काम नहीं करेगा, इसके बदले तुम तुम्हारा पैसा लेके जाओ, ठीक है, ओके। चलो अगेन, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स कौन रहेगा, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कौन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को छोड़ देंगे अपन लोग, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है और जिनका प्रोफेशन में रिसीव 50 लाख के नीचे है, ठीक है। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम ऑफ स्पेसिफाइड नेचर। स्पेसिफाइड नेचर क्या है अपने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस, सीए, सीडब्ल्यूए, वकील, ये सब प्रोफेशनल रहते हैं। टेक्निकल सर्विसेज मतलब क्या आता है, स्पेशली बोले हमको एक इक्विपमेंट बना के होना तो इसकी टेक्निकल सर्विसेज दो, डिजाइन बना के दो, आर्किटेक्ट जो डिजाइन देते हैं मशीनरी के लेवल के डिजाइन, हाँ उसके लिए टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी, जैसे किताब लिख के ली किसी से तो उसके बदले हर किताब जो अपन बेचेंगे उसके बदले उसको रॉयल्टी देना पड़ता है, तो रॉयल्टी की बात चालू है, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी सर्विसेज और नॉन कॉम्पीट फीस का अगर आप पेमेंट कर रहे होंगे तो सब चीजें गवर्न है बाय सेक्शन 194 जी। समझ में आ रहा है कि प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी और नॉन कॉम्पीट फीस ये सब गवर्न है बाय द सेक्शन 194 जी, ठीक है। रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस है 10% ओरिजिनली दिए हुआ है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है न्यू, 2% of such sum in case of fee for technical services not being a professional services or royalty where such royalty is in nature of consideration for sale, distribution or exchange or exhibition of cinematic graphic film। सिनेमैटिक ग्राफिक फिल्म्स मतलब क्या, फिल्म से रिलेटेड कुछ बात है वो, कि जो फिल्म्स कुछ बना बना के देते होंगे उसके कुछ राइट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, उसके बदले जो रॉयल्टी मिलती होंगी उसके लिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा क्या, 10% किसके लिए रहेगा, फिर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 10%, टेक्निकल सर्विस के लिए 2%,
और रॉयल्टी के लिए भी 2% बोले हुआ है। फिर नॉन कॉम्पिट फीस के लिए 10%। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? ये 10% प्रोफेशनल के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहा उनके लिए 10%, जो टेक्निकल सर्विसेज रेंडर कर रहा उनके लिए 2%। रॉयल्टी वैसे तो 10%, लेकिन सिनेमैटिक ग्राफिक रॉयल्टी है तो उसके लिए 2%, और अदर सब के लिए अगेन 10%। समझ में आ रहा क्या है? कोई पिक्चर बना के दे रहा हूँ, उसके राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो उसके लिए 2% है। बाकी सब रॉयल्टी किताब लिख के दे रहे, गाना लिख के दे रहे, उसके लिए 10%। प्रोफेशनल फीस 10%, और टेक्निकल फीस, टेक्निकल सर्विसेज मतलब क्या? टेक्निकल सर्विसेज मतलब मशीन कैसे जोड़ते हैं, मशीन कैसे चालू होती है, मशीन का डिजाइन, सब कुछ रिलेटेड टू प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरीज। वो अलग ही लोग रहते हैं, कुछ अलग तरीके का काम करते हैं। ये प्रोफेशनल लोग जनरली वो नहीं रहते। टेक्निकल सर्विसेज है ना, कोई मशीन बना के ले रहे, कोई मशीन का कुछ चालू करके, ऐसा मतलब अलग ही कार्यक्रम, पूरा प्लान डिजाइन करके दे रहे बोले। उसके अंदर आप देखो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, एक इंजीनियर प्रोफेशनल सर्विसेज जो रेंडर कर रहा है, टेक्निकल सर्विसेज जो रेंडर कर रहा है। अपने को देखना पड़ेगा चीज बाय मतलब एक्ट बाय एक्ट, क्यों टेक्निकल में जा रहा है कि प्रोफेशनल में जा रहा है। सीए वगैरह है तो वो तो टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर थोड़ी टेक्निकल सर्विस देता है। इंजीनियर की बात है, साइंटिस्ट लोगों की बात है कि प्रोफेशनल में जा रहे हैं कि टेक्निकल में जा रहे हैं। दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। कब टीडीएस काटना है? 30,000 के ऊपर अगर आप उसको पेमेंट कर रहे होंगे, देखो, नो टैक्सेस डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द अमाउंट बीइंग क्रिएटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 30,000। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप 30,000 के ऊपर पेमेंट कर रहे होंगे सामने वाले व्यक्ति को, तो ही टीडीएस डिडक्ट करने का है। फॉर ईच ऑफ द 4 पेमेंट सेपरेटली, मतलब कौन से 4 पेमेंट? अगर एक सामने वाले को प्रोफेशनल फीस पे दे रहे 30,000, टेक्निकल पे दे रहे 30,000, रॉयल्टी पे दे रहे 30,000 एंड नॉन कॉम्पिट फीस पे दे रहे 30,000, तो टीडीएस काटना नहीं है। हर एक के लिए सेपरेटली 30,000 की लिमिट दी हुई है। 30,000 की सेपरेट लिमिट है, डज नॉट एक्सीड 30,000 फॉर ईच ऑफ द 4 पेमेंट दैट आर मेंशन सेपरेटली। 4 क्या है? प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी और नॉन कॉम्पिट। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल पर्पसेस के लिए कोई सर्विसेज ले रहा होगा, जैसे डॉक्टर, क्या मैं खुद का, मेरा सर दुख रहा था, मैं डॉक्टर के यहाँ पे गया, उसके बदले मैंने उसको 32,000 रुपए का पेमेंट किया, मुझे उसका टीडीएस काटना नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल पर्पस है। Individual HUF are not required to deduct tax at source under 194J on royalty and non-compete fees. इंडिविजुअल और HUF को रॉयल्टी नॉन कॉम्पिट फीस पे टीडीएस भी डिडक्ट करने का नहीं है। कौन से इंडिविजुअल HUF होंगे? कौन से इंडिविजुअल HUF की बात चल रही है बताओ यहाँ पे, बोलो तो। सेजल वाहेकर है क्या? नॉन ऑडिटेड। कौन से इंडिविजुअल HUF के यहाँ पे बात चालू है? बोलो अंजलि। नॉन ऑडिटेड। बेटा गलत बोल रहे आप, नॉन ऑडिटेड तो ये सेक्शन में आए नहीं डिडक्टर करके। समझ में आ रहा है क्या? नॉन ऑडिटेड तो ये सेक्शन में ही नहीं आए ना, क्योंकि नॉन ऑडिटेड के लिए तो सेक्शन ही नहीं था। मतलब जिनका 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, 50 लाख के नीचे जिनकी रिसिप्ट है, उनके तो डिडक्टर बनाया नहीं था, उनको तो 194J एप्लीकेबल ही नहीं था। ये ऐसे लोग हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है और जिनकी रिसिप्ट 50 लाख के ऊपर है, वैसे लोगों के लिए है ये। मतलब ऑडिटेड इंडिविजुअल HUF भी होगा तो भी उनको नॉन कॉम्पिट फीस और रॉयल्टी पे टीडीएस काटना नहीं है। चलो, टीडीएस ऑन रेम्युनरेशन अंडर द सैलरी टू द डायरेक्टर्स। Section 194J has been amended to provide that tax is required to be deducted on remuneration of fee or commission, etc. paid to director which is not in the nature of salary at the rate of 10% of such remuneration. Example, डायरेक्टर को हर मीटिंग के अंदर आने के लिए मिलती है सिटिंग फीस, भत्ता, मीटिंग का भत्ता, सिटिंग फीस बोलते हैं उसको। हर मीटिंग में अटेंड करने के लिए सिटिंग फीस मिलती है, उसके ऊपर 194J में 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब क्या? प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब सर्विसेज रेंडर्ड बाय पर्सन कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्रोफेशन और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सच प्रोफेशन हैज बीन नोटिफाइड बाय CBDT. अदर प्रोफेशंस नोटिफाइड बाय फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44A. 44A मतलब मालूम है काय के लिए ये सेक्शन? यस एनीबॉडी? 44AA काय के लिए सेक्शन बताओ तो? यस एनीबॉडी? किसको बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है ये सेक्शन 44A बताता है। तो उसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसके अंदर लिया हुआ है। फिल्म आर्टिस्ट भी, हाँ,
फिल्म आर्टिस्ट समझते ना आप लोग, फिल्म में काम करने वाले लोग। CBDT has notified that the services rendered the following person in relation to the sports activities as professional services. तो स्पोर्ट्स पर्सन भी प्रोफेशनल है, विराट कोहली भी प्रोफेशनल है, एम्पायर्स भी प्रोफेशनल है, रेफरीज भी, कोचेस भी, ट्रेनर्स भी, टीम फिजिशियंस भी, फिजियोथेरेपिस्ट मतलब जो एक्सरसाइज कराते हैं वो भी, इवेंट मैनेजर्स भी, कमेंटेटर्स भी, एंकर्स भी, और स्पोर्ट कॉलमिस्ट मतलब जो पेपर में लिखते वो भी सब प्रोफेशनल ही कवर किए जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स पर्सन, अंपायर्स, रेफरीज, कोचेस, ट्रेनर्स, टीम फिजिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, मैनेजर्स, कमेंटेटर्स, एंकर्स, स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट, ये सब लोग प्रोफेशनल कहलाएंगे। सबको टीडीएस का रेट है 10%। सबको अगर पेमेंट जा रहा है 30,000 के ऊपर तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। डेफिनेशन हैज बीन डिफाइंड एग्जॉस्टिवली, मतलब इसमें जो लोग है वही लोगों को 10% का नियम लागू, जो लोग नहीं है वो प्रोफेशनल भी नहीं। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मतलब क्या? द टर्म फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 मींस एनी कंसीडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसीडरेशन फॉर रेंडिंग ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। सेक्शन में बहुत क्लियरली दिया हुआ है क्या प्रोफेशन है और क्या टेक्निकल। मैनेजरियल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड प्रोविजन और सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल। टेक्निकल सर्विसेज जैसे क्या रह सकता मालूम है कि हमारे जो एम्प्लॉइज है उनका मतलब प्रॉपर इंडक्शन कराना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये भी इसमें आ सकता है ना। टेक्निकल हम एक प्लांट बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट कोई एक हमने व्यक्ति से उसकी कंसल्टेंसी ली कि कैसा लगाना है, कहाँ पे कौन सी मशीन फिट करना है, इसकी कंसल्टेंसी, ये सब टेक्निकल चीजें, कैसे डिजाइन करना मशीनरी की, ये भी सब टेक्निकल सर्विसेज है। मैनेजर कोई सर्विसेज दे रहा होगा इन रिलेशन टू सम प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली और वो उसके लिए काबिल होगा तो भी सब टेक्निकल सर्विसेज में आता है। समझ में आ रहा? ठीक है। It is expressly provided that the term fee for technical services will not include following types of consideration. Consideration for any construction, assembly, mining or like project. Mine से related वाला चीजें इसमें आने वाली नहीं है। Consideration which is chargeable under the head of salaries. Of course, मैनेजर आपके घर का होगा, रोज आप उसको हर महीने सैलरी देते होंगे, तो उसको इसमें आने वाला नहीं है क्योंकि वो सैलरी है, सैलरी के ऊपर अलग टैक्सेशन रहता है। ठीक है। और माइनिंग से रिलेटेड भी कंसल्टेशन होगा तो वो भी इसमें आने वाला नहीं है। ठीक। ईस्ट बंगाल क्लब, a renowned football club, has engaged Raghu, a resident in India, as its coach at the remuneration of 6 lakh per annum. ठीक है। Club wants to know from you whether it is liable to deduct tax at source from such remuneration. आप एक कोच को रख रहे हैं, एंगेज्ड कोच, नौकरी पे नहीं रखा अपन ने उसको, एंगेज करके रखे हुआ है, 6 लाख रुपए में अपन को पूरा उससे करा के लेने का है, कोचिंग कराने के लेने का है। तो ऑफकोर्स ये आएगा क्या प्रोफेशन में? हाँ, क्योंकि फुटबॉल कोच है इसके अंदर आता तो 194 जे में आने वाला है, तो 30,000 के ऊपर तो हिच, तो आपको 6 लाख के ऊपर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। कोरोना काल में 7.5% हो जाए। समझ में आ रहा क्या? ये सैलरी नहीं दे रहे अपन किसी को, यहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात चालू है। उसको कोच करके एंगेज किया है, उसको क्या पगारदार नौकर थोड़ी बनाया, तो ये बात इसी यहाँ पे रेम्यूनरेशन है। इट इज प्रोफेशनल फीस, 10% टीडीएस डिडक्ट। समझ में आ रहा? ठीक है। आगे, कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट टू यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रॉयल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, any income payable by way of royalty in respect of any right, property or information is deemed to accrue or arise in India. The term royalty means consideration for transfer of all or any right in respect of certain rights, property or information. कोई सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। The consideration for use or right to use of computer software is royalty by clarifying that the transfer of all or any rights in respect of the right, property or information includes and have always included transfer of all or any right for use or right to use a computer software, including granting of license, irrespective of the medium through which such right is transferred. Therefore, the provisions of tax deduction at source under section 194J would be attracted in respect of consideration for use or right to use the computer software is the same fall within the definition of royalty. क्या हो गया? में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी, ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है जर्मनी में। मैंने उसका सॉफ्टवेयर ले लिया एशिया रीजन के लिए, एशिया रीजन के अंदर मैंने आपका सॉफ्टवेयर ले लिया, पूरा एशिया रीजन के अंदर मैं वो सॉफ्टवेयर आपसे ले लिया
और मैं वो सॉफ्टवेयर का क्या करूंगा, फिर उसको फिर मैं सॉफ्टवेयर को और मैन्युफैक्चर करके उस सॉफ्टवेयर जैसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के फिर सब जगह बेचने वाला हूँ। मतलब क्या होगा, एक तरीके से मैंने आपका सॉफ्टवेयर खरीद लिया और वो सॉफ्टवेयर पूरा एशिया रीजन के अंदर मैं बेचने वाला हूँ। तो ये क्या हो गया, जो सॉफ्टवेयर मैंने आपसे खरीदा उसके अगेंस्ट जो मैं आपको पेमेंट कर रहा, ये क्या है मालूम है क्या, ये रॉयल्टी है और इसके ऊपर टीडीएस रहने वाला है। मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा और वो सॉफ्टवेयर को फिर मैं बेच रहा, तो ये भी रॉयल्टी के अंदर ही आने वाला है। भले वो सॉफ्टवेयर उसने मुझे मेल में दे दिया होगा, सीडी में दे दिया होगा, पेन ड्राइव में दे दिया, लेकिन मुझे राइट टू यूज मिल गया और मैं फर्दर वो प्रॉपर्टी को फिर बेच रहा, तो कैसा हो गया, ये रॉयल्टी रहने वाला है। अब ये जो लोग मेरे को पेमेंट देंगे ये रॉयल्टी में आने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं बेच रहा है ना, मैं उनको से रॉयल्टी कलेक्ट करने वाला नहीं हूँ। मैंने इनसे खरीदा और मैं इनको पेमेंट कर रहा, तो ये रॉयल्टी रहने वाला है। ये जो मेरे को पेमेंट कर रहे हैं ये सिंपल सेल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर मेरा नहीं है। सॉफ्टवेयर सीएस नाम की कंपनी जर्मनी की उनका है, उनसे जो मैं खरीदा सॉफ्टवेयर उसके अगेंस्ट जो मैं पेमेंट करूंगा वही रॉयल्टी में आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? और ये लोगों को मेरा टीडीएस काटने की आवश्यकता है क्या? नहीं। मेरे को इनका टीडीएस काटने की आवश्यकता है क्या? जी हाँ, मेरे को उनका टीडीएस काटना पड़ेगा। जो भी कंपनी है, एग्जाम्पल दिया सिर्फ आपको, मैं सिर्फ क्या हो गया लेके बेच रहा, इसके लिए ये लोगों को मेरा टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे को इनका टीडीएस काटना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? ये जो बाहर के लोगों को मैंने बेचा उसके ऊपर टीडीएस नहीं रहता, यहाँ पे दिया हुआ भी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है, ऑलरेडी उसके ऊपर 194 जे में मैंने टीडीएस काट के सीएस का भर दिया और डिक्लेरेशन दे देना पड़ता है कि सामने वाले टीडीएस जमा कर दिया, तो मुझे उसके ऊपर टीडीएस काटना नहीं। ये पॉइंट समझा क्या? मैंने इनसे सॉफ्टवेयर लिया, उसके अगेंस्ट मैंने उनको पेमेंट किया, मैंने खरीद ही लिया सॉफ्टवेयर, भाड़े से नहीं लिया, खरीद ही लिया, मैं उनको रॉयल्टी देने वाला हूँ, तो रॉयल्टी के अगेंस्ट टीडीएस काटना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब सब्सिक्वेंट जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसके ऊपर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर अब टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोल रही है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194J ऑन पेमेंट टू हॉस्पिटल्स ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अच्छा, ये वाला पॉइंट है। इंश्योरेंस कंपनी, आपको मालूम है कैशलेस ट्रीटमेंट हो गया आजकल, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है तो 1 मिनट ही इतना पढ़ो और मीटिंग को रिजॉइन करो, एंड होने वाला है, मीटिंग को रिजॉइन करो तो इतना पढ़ के